हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आई हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम करेंगे हमारी कक्षा 7 की मल्हार हिंदी पाठ्य पुस्तक पाठ 2 तीन बुद्धिमान के प्रश्न उत्तर। इससे पहली वाली वीडियो में हमने इसी पाठ का अध्ययन किया था, साथ ही साथ उसके शब्दार्थ भी किए थे। आज हम इसके प्रश्न उत्तर शुरू करेंगे। पाठ से मेरी समझ से लोक कथा के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने लोक कथा पढ़ी है तीन बुद्धिमान, उसके आधार पर यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं और हमें इनमें से जो सही उत्तर है उस पर तारा बनाना है। ठीक है, उसके सामने तारा बनाना है। लोक कथा में पिता ने अपने बेटों से धन संचय करने को कहा, उनकी इस बात का क्या अर्थ हो सकता है। तो लोक कथा जो हमने पढ़ी, जिसमें तीन बुद्धिमान में हमने पढ़ा था कि जो तीन भाई हैं यहाँ पर, उनको उनके पिता ने जो है धन संचय या धन को इकट्ठा करने को कहा। ठीक है, बट अलग तरीके का धन जो है वो इकट्ठा करने को कहा था। तो इस बात का अर्थ क्या हो सकता है? क्या सच में धन इकट्ठा करना चाहते थे वो? खेती बाड़ी करना और धन इकट्ठा करना, क्या खेती बाड़ी करके वो धन इकट्ठा करना चाहते थे? पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि का विकास करना, हमारी जो पैनी दृष्टि यानी कि बहुत गहराई से किसी चीज़ को देखना समझना, और तीव्र बुद्धि यानी कि बहुत बुद्धिमान होना, तीव्र बुद्धि तेज बुद्धि का विकास करना। ऊँट का व्यापार करना, क्या ऊँट के व्यापार के लिए कहा था कि ऊँट के व्यापार करना यानी बिजनेस करना, उसको बेचना, उससे पैसे कमाना। गांव छोड़कर किसी नगर में जाकर बसना, क्या गांव छोड़कर जाकर किसी नगर में बसना पैसे कमाने के लिए। तो धन संचय करने को कहा गया है और इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ जो है वो ये है, उन्होंने अपने पुत्र को कहा था कि पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि का विकास करना ही धन संचय करने के बराबर है। तो इस प्रकार से इसके आगे हम तारा बनाएंगे। अगला प्रश्न है, तीन भाइयों ने अपने ज्ञान और बुद्धि का उपयोग करके ऊँट के बारे में बहुत कुछ बता दिया, इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो हमारा प्रश्न क्या है कि तीन भाइयों ने जो उनका जो ज्ञान था, उनकी जो बुद्धि थी, जो तीव्र बुद्धि थी, उसका उपयोग करके, यूज़ करके उन्होंने ऊँट के बारे में काफ़ी चीज़ें जो है वो बता दी थी, और सारी चीज़ें जो बताई थी वो सही थी। ठीक है, कि ऊँट जो है वो बड़ा सा था और एक आँख से देख सकता था, और उसके ऊपर महिला और बच्चे जो है वो सवार थे। तो इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? इससे क्या पता लगता है? बुद्धि का प्रयोग करके ऊँट के बारे में सब कुछ बताया जा सकता है कि अगर बुद्धि का प्रयोग करें तो ऊँट के बारे में सब पता लग जाएगा। या समस्या को सुलझाने के लिए ध्यान से निरीक्षण करना महत्वपूर्ण है। क्या किसी भी समस्या को, किसी भी प्रॉब्लम को हमें सुलझाना है तो उसके लिए क्या उसको ध्यान से उसको सोचना, उसको जज करना, हर चीज़ को देखना, ऑब्जर्व करना ज़रूरी है। किसी व्यक्ति का ज्ञान, बुद्धि और धन ही सबसे बड़ी ताकत है। क्या किसी व्यक्ति का जो ज्ञान होता है, जो पढ़ाई करी है हमने, हमारा जो ज्ञान है, हमारी जो बुद्धि है और धन, क्या ये सबसे बड़ी ताकत है? क्या ऊँट के बारे में जानने के लिए दूसरों पर भरोसा करना चाहिए? क्या हमें ऊँट के बारे में जानने के लिए दूसरों पर जो है वो विश्वास रखना चाहिए? तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है कि समस्या को सुलझाने के लिए ध्यान से निरीक्षण करना महत्वपूर्ण है। कोई भी समस्या जो हो, उसको हमें अगर सुलझाना है तो हमें ध्यान से उसका निरीक्षण करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो निरीक्षण करने का अर्थ क्या होता है? गौर से किसी भी चीज़ को देखना या समझना। ठीक है, तो हमें कोई समस्या को अगर सुलझाना है तो हमें सबसे पहले उसको गौर से समझना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, राजा ने भाइयों की बुद्धिमत्ता पर विश्वास क्यों किया? अब वो इतने बुद्धिमान थे, उनकी बुद्धिमत्ता पे विश्वास क्यों किया गया? तो राजा ने जो तीन भाइयों
कि बुद्धिमता, बुद्धिमता शब्द का अर्थ क्या होता है? बुद्धिमता मतलब जो समस्या को हल करने में जिसको बहुत अधिक मात्रा में जानकारी हो, जिसकी बुद्धि बहुत तीव्र हो, तो उसको यहाँ कहते हैं बुद्धिमता। तो राजा ने भाइयों की जो बुद्धिमता पे विश्वास क्यों किया? भाइयों ने अपनी बात को तर्क के साथ रख समझाया, क्योंकि भाइयों ने जो है ना अपनी बात को जो है एक-एक बात को जो है तर्क के साथ समझाया था, या राजा को ऊँट के स्वामी की बातों पर संदेह था कि जो ऊँट का स्वामी था, राजा को उसकी बातों पर डाउट था। राजा ने स्वयं ऊँट और पेटी की जाँच कर ली थी, ये राजा ने खुद ही ऊँट और पेटी की जाँच कर ली थी, इसलिए उसको उन पे विश्वास हो गया था। या भाइयों ने राजा को अपनी बात में उलझा लिया था, तो जो बातें भाइयों ने करी थी उन बातों में राजा को अपनी बातों में उलझा लिया था। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन है पहला वाला, भाइयों ने अपनी बात को तर्क के साथ समझाया, मतलब पूरे एग्जाम्पल्स के साथ बताया, समझाया कि किस रीजन की वजह से उनको क्या पता लगा। अगला प्रश्न, लोक कथा के पात्रों और घटनाओं के आधार पर राजा के निर्णय के पीछे कौन सा मूल्य छुपा है? तो जो हमने लोक कथा पढ़ी है उसमें जो हमने पात्र देखे, 3 भाई देखे, घुड़सवार देखा और राजा देखा, है ना? तो इन सब पात्रों में और घटनाओं के आधार पर जो जो घटना बीतती गई, उसके आधार पर राजा के निर्णय के पीछे, राजा ने जो डिसीजन लिया उसके पीछे कौन सा मूल्य छिपा है, उसके क्या पता लगता है हमें राजा के बारे में? दोषी को कड़ा से कड़ा दंड देना हर समस्या का सबसे बड़ा समाधान है, कि दोषी जो भी हो, जिसने गलती करी है उसको दंड दे दो, अगर कड़ा से कड़ा कठिन से कठिन दंड दो, तो इससे हर समस्या जो है वो सुलझ जाएगी। सबसे बड़ा समाधान यही है। अच्छी तरह जांच किए बिना किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। अच्छी तरह से जब तक आप पूरी तरह से जांच पड़ताल ना करो तब तक आपको किसी को भी दोषी नहीं बोलना चाहिए। राजा की प्रत्येक बात और निर्णय को सदा सही माना जाना चाहिए, कि राजा की हर बात को और निर्णय को, जो डिसीजन बोले, हमेशा उसको सही मानना चाहिए। ऊँट की चोरी के निर्णय के लिए सेवक की बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। तो ऊँट की जो चोरी हुई उसके निर्णय के लिए सेवक जो थे वहां पर उनकी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। तो इससे क्या पता लगता है कि दूसरा वाला, कि अच्छी तरह जांच किए बिना किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। अगला प्रश्न है पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। तो आपने यहाँ पर कुछ पंक्तियां दी हुई हैं, उनको ध्यान से पढ़ना है, उन पर विचार करना है और उनका क्या अर्थ है, आपको क्या समझ आया, आपने वो लिखना है। तो देखते हैं क्या पंक्तियां यहाँ पे। रुपए पैसे के स्थान पर तुम्हारे पास पैनी दृष्टि होगी और सोने चांदी के स्थान पर तीव्र बुद्धि होगी। ऐसा धन संचित कर लेने पर तुम्हें कभी किसी प्रकार की कमी ना रहेगी और तुम दूसरों की तुलना में 19 नहीं रहोगे। तो पाठ समझाते वक्त भी आपको बताया था कि जो पिता है उन्होंने अपने 3 पुत्रों को बुलाकर जो है वो ये बोला था कि धन और रुपया पैसा जो है, जो भौतिक धन है, रुपया पैसा है, सोना चांदी है, ये जो है, ये सब चीज़ें तो सबके पास नहीं हो सकती हैं, ठीक है? तो रुपए पैसे के स्थान पे अगर तुम्हारे पास पैनी दृष्टि होगी, मतलब गहरी सोच में गहराई से देखने वाली, मतलब तुम्हारी नज़र इतनी तेज होगी, तुम्हें सब गहराई से नज़र आएगा, पैनी दृष्टि होगी। सोना चांदी के स्थान पर अगर तुम्हारे पास तीव्र बुद्धि, तेज बुद्धि होगी, तो ऐसा धन अगर तुमने संचित कर लिया, इकट्ठा कर लिया, संचित का अर्थ क्या होता है? इकट्ठा करना, तो तुम्हें किसी प्रकार की कमी ना होगी, ठीक है? और दूसरों की तुलना में 19 नहीं रहोगे, कभी किसी से तुम कम नहीं महसूस करोगे अपने आप को, कि तुम्हारे पास रुपया पैसा नहीं है, सोना चांदी नहीं है, तो तुम अपने आप को कम महसूस नहीं करोगे अगर तुम्हारे पास पैनी दृष्टि होगी और अगर तुम्हारे पास जो है वो तीव्र बुद्धि होगी। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? रुपए पैसे व सोना चांदी की जगह तीव्र बुद्धि और समझ होनी चाहिए। हाँ, सही समझ होनी चाहिए, तीव्र बुद्धि होनी चाहिए। यही हमारी असली संपत्ति है। यदि यह हमारे पास होगी तो जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होगी, ठीक है? हर वस्तु और स्थिति को पूर्ववत समझने और जानने का प्रयास करो, कुछ भी तुम्हारी दृष्टि से बच न पाए।
तो यहाँ पर क्या बोला था कि हर वस्तु, हर चीज को, हर स्थिति को, जैसी भी स्थिति हो, सिचुएशन हो, उसको समझने को और जानने का प्रयास करना चाहिए कि एक्चुअल में क्या हुआ, उसको अच्छे से समझना चाहिए, गहराई तक जाना चाहिए। तुम्हारी सोच ऐसी होनी चाहिए, पैनी होनी चाहिए, दृष्टि इस प्रकार की होनी चाहिए कि तुम्हारी जो भी सिचुएशन है या जो भी स्थिति है वो उसको समझ सको और जान सको। अगर ऐसा हुआ तब तुम्हारी दृष्टि से कुछ बच ना पाएगा, तब तुम सब कुछ साफ साफ देखोगे, कौन सच्चा है, कौन झूठा है और क्या सिचुएशन है। हर बात को गहराई से सोचने, समझने और ध्यानपूर्वक देखने की आदत डालना, ताकि कोई ज़रूरी बात हमारी नज़र से ना छूटे। तो हमारी दृष्टि से, हमारी नज़र से कोई ज़रूरी बात जो है वो छूट ना पाए। तो इसीलिए हर वस्तु को, हर चीज़ को, हर स्थिति को, हर बात को गहराई से सोचना और समझने की जो है वो आदत डालना, ताकि कोई ज़रूरी चीज़ तुम्हारी नज़र से ना छूटे। हमने अपने परिवेश को पैनी दृष्टि से देखने और बुद्धि से सोचने के प्रयास में बहुत समय लगाया। तो यहाँ पे तीन भाई क्या बता रहे हैं राजा को कि हमने अपने परिवेश, आसपास का जो हमारा वातावरण है, उसमें अपनी पैनी दृष्टि को जो है, दृष्टि को पैनी करने के लिए, मतलब कि गहराई से सोचने के लिए और बुद्धि को तीव्र करने के लिए बहुत प्रयास लगाया, बहुत समय लगाया है। आसानी से नहीं मिली हमें ये सब चीज़ें, हमने बहुत समय लगाया है इस चीज़। अपने वातावरण में गहराई से सोचना और समझदारी लंबे समय और मेहनत के बाद ही मिलती है। तो अपने वातावरण में, जिस वातावरण में हम रहते हैं, वहाँ पर गहराई से किसी भी बात को सोचना और समझदारी, दोनों चीज़ें जो हैं वो लंबे समय के बाद, मेहनत के बाद ही मिलती है। यह किसी भी व्यक्ति में अचानक से नहीं आती। तो अगर हम आज चाहें कि हमारे अंदर ऐसी तीव्र बुद्धि हमारी हो जाए और पैनी दृष्टि हो जाए, तो वो नहीं आएगी। वो धीरे धीरे ही उस वातावरण में रहने से, प्रयास करने से, कोशिश करने से ही आ पाएगी। मिलकर करें मिलान। इस लोक कथा में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे स्तंभ 1 में दिए गए हैं। उनके भाव या अर्थ से मिलते जुलते वाक्य स्तंभ 2 में दिए गए हैं। स्तंभ 1 के वाक्यों को स्तंभ 2 के उपयुक्त वाक्यों से सुमेलित कीजिए। तो लोक कथा में यहाँ पर स्तंभ 1 में कुछ वाक्य दिए हुए हैं और उनके भाव या अर्थ हमें स्तंभ 2 में दिए हैं, हमें इनको मिलाना है। ठीक है, स्तंभ 1 पढ़ते हैं। कुछ समय पश्चात पिता चल बसे। तो आपको पाठ पढ़ाते वक्त भी बताया था, पिता चल बसे का मतलब है कि उनकी मृत्यु हो गई या उनका देहांत हो गया। तो ये सही आंसर है इसका। थोड़े समय के बाद पिता का देहांत हो गया। हम कहीं भी क्यों ना हो, भूखे नहीं मरेंगे। तो तीनों भाई ने पिता के देहांत के बाद जब ये सोचा कि हम यात्रा पर जाएं, क्योंकि हमारे पास यहाँ कोई काम नहीं है, तो जब उन्होंने यात्रा पर जाने का सोचा, तब उन्होंने ये पंक्ति बोली कि हम कहीं भी क्यों ना हो, हम भूखे नहीं मरेंगे। इसका अर्थ क्या है कि हम चाहे जहाँ भी हो, हमें खाने के लिए कुछ ना कुछ मिल ही जाए। यहाँ लिखेंगे नंबर 2। तीसरा है, घुड़सवार ने तीनों भाइयों को शंका की दृष्टि से देखा। तो घुड़सवार ने जो है वो क्या किया था, घोड़े पर सवार व्यक्ति ने तीनों भाइयों को अविश्वास से देखा, क्योंकि उसको डाउट हो गया था उन पे, इसलिए उसने अविश्वास से देखा। 3 नंबर यहाँ लिखेंगे इस प्रकार से। बचपन से ही हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि हम कुछ भी अपनी दृष्टि से नहीं चूकने देते। तो यहाँ पर आएगा कि बचपन से ही हमें ऐसी आदत हो गई है कि हम हर छोटी बड़ी वस्तु पर ध्यान अवश्य देते हैं। यहाँ लिखेंगे नंबर 4। नंबर 5, लोगों के आश्चर्य का कोई ठिकाना न था। लोग इतने अचंभित थे कि उनका आश्चर्य व्यक्त करना कठिन था। ठीक है, तो लोगों के आश्चर्य का ठिकाना कब ना था, जब तीनों भाइयों ने ये बता दिया कि बंद पेटी के अंदर जो है वो एक कच्चा अनार है। तो इसलिए जो लोग थे वहां पर, वो सब आश्चर्यचकित हो गए, अचंभित हो गए। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको भरेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। सोच विचार के लिए
लोक कथा को एक बार फिर से पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। ठीक है। तीनों भाइयों ने बिना ऊँट को देखे उसके विषय में कैसे बता दिया था। अब 3 भाई थे, तीनों भाइयों ने ऊँट को बिना देखे उन्होंने कहा कि हमने तो ऊँट का मुँह भी नहीं देखा। तो ऊँट को बिना देखे उन्होंने किस प्रकार ऊँट के विषय में बता दिया था कि वह जो है बहुत बड़ा था, या वो एक आँख से देख नहीं सकता था, या उस पे एक स्त्री और एक महिला और बच्चा जो है वो सवार थे। तीनों भाइयों ने धूल पर ऊँट के पैरों के निशान, रास्ते के किनारे एक तरफ चरी हुई घास और जूतों के निशानों को देखकर ऊँट के विषय में बातें बताई। ठीक है। तो उन्होंने कैसे बताई थी कि जो ऊँट बड़ा कैसे था, वो धूल पर जो है वो ऊँट के पैरों के निशान थे। रास्ते जब वो ऊँट रास्ते में जब चला तो एक किनारे की घास जो है उसने चरी हुई थी और दूसरे किनारे की नहीं खाई थी। इससे पता चला कि उसकी एक आँख नहीं है। और उसके बाद जब वो ऊँट जो है घुटने मोड़कर बैठा तो जूतों के निशान जो है वो देखे गए। तो इससे पता लगा कि महिला और एक बच्चा जो है वो ऊँट पे सवार। आपके अनुसार इस लोक कथा में सबसे अधिक महत्व किस बात को दिया गया है? तार्किक सोच, अवलोकन या सत्यवादिता? लोक कथा के आधार पर समझाइए। तो आपने जो ये लोक कथा पढ़ी है ना, इसमें वो कह रहे हैं किस बात पर सबसे ज़्यादा जो है वो किस बात को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है? क्या तार्किक सोच को दिया? तार्किक सोच क्या होती है कि जो हम क्रिटिकल थिंकिंग होती है हमारी, उसको बोलते हैं तार्किक सोच। यानी कि जैसे किसी समस्या को या स्थिति को हम तर्क और सबूतों के आधार पर जो है बात करते हैं, हम ऐसे बात नहीं करते। ठीक है, तो उसको बोलते हैं तार्किक सोच, तर्क देकर बात करना। ठीक है, किसी भी तर्क को तर्क देकर या सबूत देकर बात करना। दूसरा है अवलोकन। अवलोकन तो इसका अर्थ क्या होता है, मतलब ऑब्जर्वेशन करना, जैसे किसी भी चीज़ को ध्यान से देखना और उसका निरीक्षण करना, तो ऑब्जर्वेशन करना, अवलोकन। उसके बाद है सत्यवादिता। तो सत्यवादिता का अर्थ क्या है कि हमेशा सच बोलना, सत्य बोलना, और अपने जीवन में हम उसी को जीवन में महत्वपूर्ण मानते हैं। तो इन तीनों में से कौन सी चीज़ ऐसी है जो जिसको अधिक महत्व इस लोक कथा में दिया गया है? तार्किक सोच, तर्क देकर सबूत देकर बताना किसी भी बात को, अवलोकन, किसी भी चीज़ को सोचकर समझकर उसका निरीक्षण करना, ऑब्जर्वेशन, या सत्यवादिता या सच, अपने जीवन में सच्चाई को अपनाना। तो मेरे हिसाब से इस लोक कथा में महत्व तार्किक सोच और अवलोकन को दिया गया। ठीक है। लोक कथा में सबसे अधिक महत्व तार्किक सोच और अवलोकन को दिया गया है, क्योंकि तीनों भाई ने अपने निरीक्षण व तीव्र बुद्धि के कारण सच का पता लगाया। ठीक है। तो निरीक्षण क्या है? अवलोकन। अवलोकन में निरीक्षण किया जाता है, ऑब्जर्वेशन। ठीक है। और तीव्र बुद्धि कब की जाती? तीव्र बुद्धि जब तार्किक सोच आपकी होगी, तो जब बुद्धि तीव्र होगी तो तभी आप जो है वो तर्क और सबूत दे पाओगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, लोक कथा में राजा ने पहले भाइयों पर संदेह किया लेकिन बाद में उन्हें निर्दोष माना। राजा की सोच क्यों बदल गई? तो लोक कथा में पहले जब घुड़सवार ने सारी बात बताई थी राजा को, उस समय राजा ने उनको चोर समझ लिया था। पर जब तीनों भाइयों ने अपनी बात जो है राजा के सामने रखी, उसके बाद उन्हें निर्दोष समझ लिया। ऐसा कैसे हुआ? जब तीनों भाइयों ने पेटी में अनार होने की सही जानकारी दी व अपनी बात को तर्क और प्रमाण के साथ साबित किया, तब राजा को विश्वास हो गया कि वह निर्दोष है, चोर नहीं। ठीक है। तो जब तीनों भाइयों ने एक पेटी आई थी, बिना खोले उसको पहचान लिया कि इसके अंदर जो है वो कच्चा अनार है, तो जब ये जानकारी दी और उसके बाद तर्क अपनी बात को तर्क और प्रमाण के साथ साबित किया, तो तब राजा को विश्वास हो गया कि ये चोर नहीं है, निर्दोष। ऊँट के स्वामी ने भाइयों पर तुरंत संदेह क्यों किया? आपके विचार से उसे क्या करना चाहिए था जिससे उसे अपना ऊँट मिल जाता? तो ऊँट का स्वामी था, घुड़सवार था, उसने भाइयों पर संदेह क्यों किया? एक तो भाइयों ने बिना कुछ पूछे ही उसे सारी बात बता दी ऊँट के बारे में, इसलिए उसको जो है वो उन पर संदेह हो गया कि इन्होंने ज़रूर ऊँट को चुराया है,
और अ, आपके विचार में उसे क्या करना चाहिए था जिससे ऊँट मिल जाता? अगर ऊँट का जो स्वामी है उसने अगर उनकी बात को मान लिया होता और वो उस दिशा में चला जाता जिस दिशा में वो बता रहे थे, तो शायद उसको ऊँट मिल जाता। ऊँट के स्वामी ने भाइयों पर तुरंत संदेह किया, क्योंकि तीनों भाइयों ने बिना उससे कुछ पूछे उसको सही जानकारी दी थी, जिससे वह भ्रमित हो गया। उसे पहले भाइयों की बात को ध्यान से सुनना चाहिए था और उनकी बताई गई दिशा में जाकर ऊँट को ढूँढना चाहिए था। तो उसको पहले उनकी बात सुननी चाहिए थी और बताई हुई जो दिशा थी उसमें जाके ऊँट को ढूँढना चाहिए था, तो उसको जो है वो ऊँट जो है वो आसानी से मिल जाता। पिता ने बेटों को दूसरे प्रकार का धन संचित करने की सलाह क्यों दी? इससे पिता के बारे में क्या पता चलता है? अब पिता ने अपने बेटों को दूसरे प्रकार का धन संचित करने की सलाह क्यों दी थी? क्योंकि जो भौतिक धन होता है ना हमारा, जो धन रुपया पैसा है या सोना चांदी है, ये भौतिक धन ऐसा है कि आज है कल नहीं है, ठीक है। पर जो दूसरा धन है, दूसरा धन कौन सा, जो पिता ने बताया कि तीव्र बुद्धि और तुम्हारी पैनी दृष्टि होनी चाहिए, ये जो है ये सलाह इसलिए दी कि ये कभी ख़त्म नहीं होगा और ये हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे? पिता ने बेटों को दूसरे प्रकार का धन संचित करने को इसलिए कहा क्योंकि वे जानते थे कि धन दौलत सोना चांदी खत्म हो सकते हैं, पर ज्ञान और तीव्र बुद्धि हमेशा काम आती है। इससे पता लगता है कि उनके पिताजी दूरदर्शी थे। दूरदर्शी यानी कि दूर का सोचने वाले। उनको पता था कि आगे जो है वो किस चीज़ की ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने कहा कि ज्ञान और तीव्र बुद्धि होना बहुत ज़रूरी है। च भाग राजा ने भाइयों की परीक्षा लेने के लिए पेटी का उपयोग किया। इस परीक्षा से राजा के व्यक्तित्व और निर्णय शैली के बारे में क्या-क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो राजा ने भाइयों की जब परीक्षा ली तो उस टाइम पे उसने क्या किया था, पेटी का उपयोग किया था। सेवकों से एक पेटी मंगवाई थी, बंद पेटी। तो इस परीक्षा से राजा के बारे में क्या पता लगता है हमें, और निर्णय शैली की उसने क्या निर्णय लिया, उससे हम क्या निष्कर्ष जो है वो निकाल सकते हैं। राजा ने भाइयों की परीक्षा लेने के लिए पेटी का उपयोग किया। इससे पता लगता है कि राजा निष्पक्ष, बुद्धिमान और सही निर्णय लेने वाला राजा था। ठीक है, कोई और राजा होता तो सीधा बोल देता कि तुम चोर हो और उनको बंद करवा देता, पर राजा ने ये नहीं किया। राजा ने उनकी परीक्षा लेने के लिए जो है भाइयों की परीक्षा लेने के लिए पेटी का उपयोग किया, और इससे हमें राजा के बारे में क्या गुण पता लगते हैं कि वह निष्पक्ष था, मतलब वो किसी का ऐसा नहीं था कि वो किसी का पक्ष ले रहा था, साइड ले रहा था, बुद्धिमान था और सही निर्णय करने वाला राजा था। वह बिना प्रमाण के किसी को भी दोषी नहीं ठहराता था। राजा बिना किसी प्रूफ के या बिना किसी प्रमाण के किसी को दोषी नहीं ठहराता। 6 भाग, आप इस लोक कथा के भाइयों की किस विशेषता को अपनाना चाहेंगे और क्यों? अब आपने ये जो लोक कथा जो है पढ़ी है, इसमें भाइयों की किस विशेषता को आप अपनाना चाहेंगे और क्यों? मैं इन भाइयों की तार्किक सोच और अवलोकन शक्ति को अपनाना चाहूँगी, क्योंकि यही गुण हमें जीवन में आगे बढ़ने में और सही निर्णय लेने में मदद करते हैं। ठीक है, तो भाइयों के 2 गुण थे, तार्किक सोच, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग, और अवलोकन यानी किसी भी चीज़ को अच्छे से समझकर उसका निरीक्षण करना, अवलोकन शक्ति। दोनों को अपनाऊंगी, क्यों? क्योंकि ये हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेंगे और हमेशा सही निर्णय लेने में हमारे सहायक होंगे। अगला प्रश्न है अनुमान और कल्पना से। अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। यदि राजा के बिना जांच के भाइयों को दोषी राजा ने बिना जांच के भाइयों को दोषी ठहरा दिया होता, तो इस लोक कथा का क्या परिणाम होता? ठीक है, अगर राजा ने बिना किसी जांच के भाइयों को बोल दिया होता कि तुम चोर हो, तुमने ऊँट चुराया है, तो इस लोक कथा का परिणाम रिजल्ट क्या निकलता? यदि राजा ने बिना जांच के भाइयों को दोषी ठहरा दिया होता, तो प्रजा का राजा पर से विश्वास उठ जाता और तीनों भाइयों को निर्दोष होने के बाद भी दंड मिल जाता। ठीक है, तो प्रजा जो है वो भी राजा से उसका उनका भी विश्वास उठ जाता, और जो तीनों भाई होते उन वो भी निर्दोष होने के बाद भी उनको
जो है वो दंड मिल जाता। यदि भाइयों ने अनार के बारे में सही अनुमान ना लगाया होता तो लोक कथा का अंत किस प्रकार होता, अपने विचार व्यक्त करें। तो आपने ये अनुमान और कल्पना से आंसर करने हैं सारे, ठीक है। कि अगर यदि अनार का ना पता लगता कि पेटी में अनार है, भाइयों को ना पता लगता, ये अनुमान उनका सही ना होता तो क्या होता, लोक कथा किस प्रकार से अंत होती। वही होता, उनको चोर मान लिया जाता और उनको जो है वो निर्दोष होने के बाद भी दंड दे दिया जाता, ठीक है। यदि भाइयों ने अनार के बारे में सही अनुमान ना लगाया होता तो वह अपनी निर्दोष अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर पाते, उनको चोर समझा जाता और दंड भी दिया जाता। ग भाग है, लोक कथा में यदि तीनों भाई ऊंट को खोजने जाते तो उन्हें कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता। अब लोक कथा में हमने पढ़ा था कि भाई जो थे, तीनों भाई, उनके पास खाने का सारा सामान खत्म हो गया था, पैरों में छाले हो गए थे, ठीक है, पानी खत्म हो गया था और वो बहुत चल चल कर थक गए थे। तो अगर वो आगे ऊंट को खोजने के लिए जाते तो उनको क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। यदि तीनों भाई ऊंट को खोजने जाते तो उन्हें रास्ते में भूख, प्यास व थकान जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता, ठीक है। क्योंकि उनके पास खाना खत्म हो गया था, पानी खत्म हो गया था और वो वैसे ही थके हुए थे, पैरों में छाले पड़े हुए थे। यदि वो इस स्थिति में और आगे जाते ऊँट को ढूंढने के लिए तो उनको ये सब कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता। यदि राजा के स्थान पर आप होते तो भाइयों की परीक्षा लेने के लिए किस प्रकार के सवाल या गतिविधियां करते, अपनी कल्पना साझा कीजिए। अगर आप राजा की जगह होते तो आप क्या करते, आप किस प्रकार से भाइयों की परीक्षा लेते या कोई सवाल करते, ये आपने बताना। यदि मैं राजा होता तो भाइयों से आसपास की वस्तुओं का निरीक्षण कर उनके बारे में अनुमान लगाने के लिए कहता, उनसे आसपास की वस्तुओं के बारे में पूछता और उनको जो है उन चीज़ों का अनुमान लगाने के लिए कहता। शब्द से जुड़े शब्द, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में बुद्धि से जुड़े शब्द अपने समूह में चर्चा की, ठीक है। बुद्धि शब्द को मतलब हमें बुद्धि शब्द से जुड़े शब्द बनाने हैं यहाँ पर, उससे रिलेटेड कुछ भी शब्द आपने जोड़ सकते हो। जैसे मस्तिष्क हो गया, बुद्धि को विवेक बोलते हैं। बुद्धि से हम जब कुछ सोचते हैं तो सूझबूझ कहलाता है, सही डिसीजन जो होता है, समझदारी, बुद्धिमानी, बुद्धिमत्ता और चतुराई। जब हमारी बुद्धि तीव्र होती है तो हम सूझबूझ से जो है वो निर्णय लेते हैं, समझदारी से लेते हैं, ठीक है। हमारी बुद्धि कैसी है, बुद्धिमान है, बुद्धिमत्ता और चतुराई। तो इस प्रकार से शब्द आपने यहाँ पर लिखने। लोक कथा को सुन, लोक कथा को सुनाना। लोक कथा के लिखित रूप में आने से पहले कहानियों का प्रचलन मौखिक रूप में ही पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था। तो लोक कथा के आने से पहले जो है ना लिखित रूप में, तो इसके आने से पहले, लोक कथा के आने से पहले ही कहानियों का प्रचलन जो है वो मौखिक रूप से, मतलब मुंह से जो हम कहानियां सुनाते हैं ना, वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो चलता जाता है। लोक कथा आपको पता है ना, लोक कथा क्या होती है, ठीक है। लोक कथा जैसे कि फोक टेल भी कहा जाता है इसको, ऐसी कहानी जो मतलब किसी समाज या संस्कृति के लोगों के बीच मौखिक रूप से हम पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो बताते हैं, ठीक है। तो उसको लोक कथा कहा जाता है। इसमें कहानी सुनने और सुनाने और याद रखने की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो कहानी को सुनना और सुनाना और याद रखना, ये सब चीज़ें जो हैं इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट होती है। कहानी कहने या सुनाने वाला इस तरह से कहानी सुनाता है कि सुनने वालों को रोचक लगे। तो कहानी जो सुनाता है ना वो इस तरह से सुनाता है, मतलब एक्सप्रेशंस डाल डाल के जो इसके अंदर कहानी को सुनाया जाता है, ताकि जो सुनने वाले हैं उनको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगे, रोचक लगे। इससे कहानी सुनने वालों को आनंद तो आता ही है, आता ही था, कथा उन्हें याद भी हो जाती है। तो कहानी जो सुनते थे उनको क्या होता था कि जो कहानी सुनने वाले होते थे उनको आनंद तो आता ही था, आनंद मतलब अच्छा लगता था सुनने में और साथ में कहानी याद भी हो जाती थी। अब आप अपने समूह
के साथ मिलकर इस लोक कथा को रोचक ढंग से पढ़िए। लोक कथा को प्रभावशाली और रोचक रूप में सुनाने के लिए नीचे कुछ सुझाव दिए गए हैं जो लोक कथा को और भी आकर्षण बना सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है, अपने समूह में इस लोक कथा को रोचक तरीके से पढ़ना है, इंटरेस्टिंग वे में। अब उसको कैसे पढ़ोगे आप? कुछ सुझाव दिए हैं इन्होंने कि किस तरह से हम लोक कथा को और इंटरेस्टिंग और आकर्षक, अट्रैक्टिव बना सकते हैं। कथा सुनाना, स्वर में उतार चढ़ाव, मतलब जब आप पढ़ो तो स्वर में, आपकी आवाज में उतार चढ़ाव जो है वो होना चाहिए। लोक कथा सुनाते समय स्वर में या आवाज में उतार चढ़ाव में से उत्साह और रहस्य का निर्माण करें। जब लोक कथा में कोई रोमांचक या रहस्यमय पल हो तो स्वर धीमा या तीव्र कर सकते हैं। ठीक है, तो लोक कथा सुनाते वक्त आपका स्वर, आपकी आवाज जो है वो ऊपर नीचे हो सकती है। इससे क्या होता है कि उत्साह और रहस्य जो है वो उसका निर्माण होता है। उत्साह मतलब हमारे अंदर जोश आता है, ठीक है। रहस्य मतलब एक सस्पेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो कभी कभी हम अपना स्वर जो है धीमा कर सकते हैं, धीमा मतलब धीरे, उतार चढ़ाव जो है ना दोनों करना है। उतार मतलब नीचे करना और चढ़ाव मतलब तीव्र कर देना, ऊंचा कर देना। भावनाओं की अभिव्यक्ति, अब जो भावनाएं हमें जो नजर आ रही है, जैसे खुशी हो गई, दुख हो गया, आश्चर्य हो गया, इन सबको भी हमें जो है स्वर के माध्यम से जो है वो अभिव्यक्त करना है। भावनाओं को प्रकट करने के लिए स्वर का सही चयन करें, अपनी आवाज का सही चयन करें। जब खुशी हो तो अलग तरीके की आवाज आएगी, दुख हो तो थोड़ा धीमी आवाज होगी, आश्चर्य हो तो अलग तरीके की आवाज आएगी। लोक कथा के पात्रों के लिए अलग अलग स्वर, तो जो लोक कथा के जो पात्र हैं उनके लिए, पात्र यानी कैरेक्टर, उनके लिए अलग अलग जो है वो स्वर होने चाहिए। ठीक है, स्वर यानी कि आपकी आवाज अलग अलग तरह की होनी चाहिए। जैसे कि जब लोक कथा में अलग अलग पात्र हो तो हर पात्र के लिए अलग स्वर, ऊंचा, नीचा, तेज, धीमा आदि का उपयोग किया जा सकता है ताकि उन्हें पहचान सके। ठीक है, जैसे 3 भाई हैं तो एक बहुत ऊंचा बोल रहा है, ठीक है, एक के लिए हम बहुत ऊंचा बोल रहे हैं बड़े भाई के लिए, और बीच वाले भाई के लिए जो है हम नीचा बोल रहे हैं, और सबसे जो नीचे वाला भाई है उसके लिए हम धीमा बोल रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या पता लगेगा, जब बहुत हम ऊंचा बोलेंगे तो पता चल जाएगा बड़े भाई का डायलॉग बोल रहे हैं, संवाद जो हो रही है। ठीक है, और जब हम नीचा बोलेंगे तो बीच वाले भाई का हो जाएगा, और जब धीमा बोलेंगे तो सबसे जो है तीसरे भाई की आवाज़ हो जाएगी। हाथों और शरीर का उपयोग, जब आप इसको पढ़ेंगे तो उस समय आपको अपने चेहरे के भाव और हाथों और शरीर का उपयोग भी करना है। जब आप लोक कथा में किसी घटना का वर्णन करें तब शारीरिक मुद्राओं और चेहरे के भावों का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, हास्य का प्रयोग, जब कोई हास्यपूर्ण या आनंददायक दृश्य हो तो चेहरे की मुस्कान और हंसी के साथ उसे प्रस्तुत करें। हास्य यानी कि हंसी। ठीक है, तो कभी जहां आपको लगे कि ऐसा दृश्य है जो थोड़ा सा हास्यपूर्ण है, हंसा सकता है या आनंददायक है, उस समय आप चेहरे पर अपने मुस्कान ला सकते हैं, हंसी ला सकते हैं। ठीक है, विवरणात्मक भाषा का उपयोग, लोक कथा में वर्णित स्थानों और पात्रों को इस प्रकार प्रस्तुत करें कि श्रोता उनकी छवि अपने मन में बना सके। तो जिस प्रकार से भी आप जो है लोक कथा को बोल रहे हैं तो उसके जो स्थान है उनको उनका वर्णन करना, पात्रों का जो है कैरेक्टर्स के बारे में बताना, ताकि जो श्रोता है, जो सुन रहा है, उसके मन में वो छवि ही बस जाए। रोचक मोड़, एक दो बार लोक कथा में रोमांचक मोड़ों पर थोड़ी देर के लिए रुके या श्रोताओं में उत्सुकता होने दें। जैसे क्या आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ? ठीक है, तो जहां आपको लगे रोमांचक मोड़ आ रहा है कि स्टोरी का रोमांचक मोड़ है, ठीक है, जैसे वो राजा के पास ले गया, ठीक है, तो राजा ने उनसे फिर क्वेश्चन किया, ठीक है, कि इस पेटी में क्या है। अब ये थोड़ा सा रोमांच है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप रुक सकते हैं ताकि सब गेस कर सके, जो श्रोता है वो गेस कर सके, अच्छा पेटी में ये भी हो सकता है, पेटी में ये भी हो सकता है। ठीक है, तो उनके मन में और उत्साह जागेगा, उत्सुकता आएगी कि पेटी में क्या है, तो आगे जानने के लिए वो आपको कहेंगे कि हमें आगे जो है इसको पढ़ना चाहिए। संवादों को स्पष्ट और प्रासंगिक बनाना, स्पष्ट मतलब बिल्कुल क्लियर बनाना, प्रासंगिक बनाना। पात्रों के संवाद इस तरह प्रस्तुत करें कि वे मौलिक लगे, मतलब वो जो है हमें संवाद जो है वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। तो
संवाद बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए और ऐसे होने चाहिए कि मौलिक लगे, यानी कि मौलिक यानी कि असली वास्तविक लगे, हमें रियलिटी लगे हम जब संवाद को पढ़ रहे हैं उस समय। ठीक है, तो आपने जो है लोक कथा को इन सब चीज़ों के साथ एक बार दोबारा से पढ़ना है अपनी कक्षा में। अगला प्रश्न है सूचना पत्र। ठीक है, कल्पना कीजिए कि आप इस लोक कथा के वह घुड़सवार हैं जिसका ऊँट खो गया। आप अपने ऊँट को खोजने के लिए एक सूचना कागज पर लिखकर पूरे शहर में जगह जगह चिपकाना चाहते हैं। अपनी कल्पना और लोक कथा में दी गई जानकारी के आधार पर एक सूचना पत्र जो है वो लिखिए। ठीक है, तो आपने क्या करना है यहाँ पर, तो आपने यहाँ इमेजिन करना है कि वो जो घुड़सवार जिसका ऊँट खो गया था आप वो हैं, और आपने यहाँ पर अपने ऊँट को खोजने के लिए कागज़ पर एक सूचना लिखनी है जो आप जगह जगह पूरे शहर में चिपका सकते हैं ताकि आपका ऊँट जो है वो वापस मिल जाए। अब सूचना पत्र होता क्या है? ठीक है, ऐसी सूचना जो हमें विशेष किसी विषय में जानकारी दे रही हो और दर्शकों को सूचित कर रही हो। ठीक है, कि जो दर्शक हैं जो पढ़ रहे हैं उनको सूचित जो है करने के लिए प्रयोग जो है वो लाई जाती है। तो यहाँ पर जो सूचना हमें बनानी है वो ऊँट के लिए बनानी है कि ऊँट जो है वो खो गया है। तो कुछ इस प्रकार से आप सूचना पत्र लिख सकते हैं। देखिए, मेरा ऊँट खो गया है, वह सिर्फ एक आँख से देख सकता है। ऊँट पर एक महिला और बच्चा बैठा हुआ था। जिसने भी उसे देखा हो कृपया नीचे लिखे नाम व पते पर संपर्क करें, उसको एक बड़ा इनाम दिया जाए। नाम और पता यहाँ पर आप अपना लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सूचना पत्र लिख सकते हैं। सूचना पत्र ज़्यादा बड़ा नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, 4 या 5 पंक्तियों में ही लिखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। कारक, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। भाइयों जवाब दिया। यह कुछ अटपटा लग रहा है ना। अब नीचे दिए गए वाक्यों को फिर से पढ़ें। भाइयों ने जवाब दिया। अब ऊपर जो वाक्य था वो था भाइयों जवाब दिया, जिसका कोई अर्थ नहीं बन रहा था। ठीक है, और जो नीचे वाक्य था उसमें क्या आया, भाइयों ने जवाब दिया। तो ने शब्द, आपको वाक्य में जरूर अंतर समझ आया होगा। ने शब्द जो है यहाँ पर वो क्या है, तो इन दोनों वाक्यों में अंतर समझ में आया, बिल्कुल सही पहचाना आपने। दूसरे वाक्य में ने शब्द भाइयों और जवाब दिया के बीच में संबंध जोड़ा है। संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाले शब्दों के ऐसे रूप को हम कारक या परसर्ग कहते हैं। कारक शब्दों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। तो ये जो है ना ने शब्द, ये क्या है, ये भाइयों और जवाब दिया, इनको संज्ञा सर्वनाम के साथ जोड़ा। जब इनको दोनों को वाक्यों में ने जो है वो जोड़ रहा है। ठीक है, तो संबंध बता रहा है यहाँ पे। तो इसलिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो शब्दों का प्रयोग होता है, यहाँ पे संज्ञा शब्द है भाई, तो इनके साथ जो ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हो रहा है, प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम कहते हैं कारक। ठीक है, वैसे इसका शाब्दिक अर्थ अगर हम कहें कारक का क्या है कि क्रिया को करने वाला। ठीक है, तो कारक जो है ना, हम अगर व्याकरण में बात करें तो संज्ञा या सर्वनाम के रूप में होते हैं जो वाक्य में उनके संबंध को दर्शाते हैं। ठीक है, और या तो ये भी कह सकते हो आप संज्ञा या सर्वनाम को वाक्य में अन्य शब्दों के साथ जो है वो शब्दों से जोड़ते हैं। ठीक है, और ये बताते हैं कि वे उस वाक्य में कैसे संबंधित है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ने दिया हुआ है। ठीक है, तो ने जो है वो क्या है, कारक है यहाँ पे। ठीक है, भाइयों ने जवाब दी, किसने जवाब दिया, ने शब्द दिया है तो हमें पता लग रहा है भाइयों ने जवाब दिया है। ठीक है, इसका महत्व अब व्याकरण में क्या है कि ये हमारे जो वाक्य हैं उनको स्पष्ट बनाते हैं, उनका अर्थ निकल आता है, उससे अर्थ आसानी से समझा जाता है। ठीक है, और वाक्य को स्पष्ट और सरल बनाकर सटीक बनाते हैं, सही बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ कुछ कारक शब्द हमें दिए हैं। ने, को, पर, से, के द्वारा, का, में, के लिए, की, के, हे, हो, अरे, ये सारे क्या है यहाँ पे, ये सब यहाँ पर कारक शब्द हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में कारक लिखकर इन्हें पूरा कीजिए। अब यहाँ हमें कुछ कारक अपने आप से लिखने हैं, ये जो यहाँ दिए हैं इनमें से भी लिख सकते हैं और वैसे जो वाक्य के हिसाब से है वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमने तो तुम्हारे ऊँट को देखा तक नहीं,
भाइयों ने परेशान होते हुए कहा। हो शब्द और ने शब्द यहाँ पे कारक है। मैं अपने रेवड़ों को पहाड़ों पर लिए जा रहा था। उसने कहा, और मेरी पत्नी मेरे छोटे से बेटे के साथ एक बड़े से ऊंट पर मेरे पीछे पीछे आ रही थी। राजा ने उसी समय अपने मंत्री को बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। यह सुनकर राजा ने बेटी को पास लाने का आदेश दिया। सेवकों ने तुरंत आदेश पूरा किया। राजा ने सेवकों को पेटी खोलने के लिए कहा। इस प्रकार से ये पूरा करेंगे। यहाँ पे हमें कारक भरने, ठीक है। पाठ से आगे आपकी बात। लोक कथा में 3 भाइयों की पैनी दृष्टि की बात की गई है। क्या आपने कभी अपनी पैनी दृष्टि का प्रयोग किसी समस्या को हल करने के लिए किया है? उस समस्या और आपके द्वारा दिए गए हल के विषय में लिखिए। तो लोक कथा जो हमने पढ़ी उसमें 3 भाइयों ने अपनी जो पैनी दृष्टि है, जो जो उनकी समझ है, सूझबूझ है, वो दिखाई है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या आपने कभी, आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने अपनी पैनी दृष्टि जो है सबके सामने दिखाई और समस्या का हल भी निकाला हो? तो यहाँ मैंने लिखा है, हाँ, मैंने पहले दृष्टि का जो है वो पैनी दृष्टि का प्रयोग किया है। जब घर में अचानक से एक दिन गैस पाइप लीक हो रही थी, तब सब लोग सोच रहे थे कि ये कैसे हो गया। तब मैंने गैस पाइप का बटन जो है वो, तब गैस पाइप का देखा कि गैस पाइप का बटन खुला रह गया था। मैंने उसे बंद करके समस्या हल कर दी, ठीक है। लोक कथा में बताया गया है कि भाइयों ने बचपन से हर वस्तु पर ध्यान देने की आदत डाली। यदि आपने ऐसा किया है तो आपको अपने जीवन में इसके क्या क्या लाभ मिल रहे हैं। तो लोक कथा में पता चला हमें कि भाइयों ने बचपन से ही हर वस्तु को देखने की ध्यान से आदत डाली, ठीक है। तो यदि आपने ऐसा कुछ किया है अपने जीवन में तो उसका आपको क्या फ़ायदा हुआ है? जब मैंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की आदत डाली तो मेरी गलतियां कम हुई और मुझे जल्दी समझ में आने लगा। लोक कथा में भाइयों को यात्रा करते समय अनेक कठिनाइयां आईं, जैसे भूख, थकान और पैरों में छाले। आप अपने दैनिक जीवन में किन किन कठिनाइयों का सामना करते हैं, लिखिए। तो लोक कथा में जब हमने पढ़ा कि भाइयों को जब वो यात्रा पे निकले तो उनको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे उनका खाना खत्म हो गया, भूख, थकान, वो बहुत थक गए थे, पैरों में छाले हो गए थे। तो आप अपने जीवन में एज अ स्टूडेंट किन कठिनाइयों का सामना करते हैं? अपने दैनिक जीवन में कभी कभी दोस्तों के साथ झगड़ा होने पर गलतफहमियां हो जाती हैं, वह खेल और पढ़ाई को संतुलित कर पाना जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो हमारे जीवन में जैसे अलग तरह की कठिनाइयां हैं। आपके जीवन में एज अ स्टूडेंट क्या कठिनाई है? कभी आपके अपने दोस्त से झगड़ा हो जाए तो वो गलतफहमी हो जाती है, उसको सॉल्व करने में आप लगे रहते हो। फिर खेल और पढ़ाई को, उसमें बैलेंस बनाना, सारा दिन पढ़ते रहना, सारा दिन खेलते रहना, वो उसमें एक बैलेंस होना चाहिए। तो उसको बैलेंस को बनाने के लिए भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भाइयों ने बिना देखे ही ऊँट के बारे में सही सही बातें बताई। क्या आपको लगता है कि अनुभव और समझ से देखे बिना भी सही निर्णय लिया जा सकता है? क्या आपने भी कभी ऐसा किया है? तो भाइयों ने ऊँट को बिना देखे उसका मुंह तक नहीं देखा था और उसके बारे में सारी बातें सच बता दी। तो क्या आपको ऐसा कभी लगता है कि आपने बिना अनुभव जो है आपने अपने अनुभव से, एक्सपीरियंस से आपने जो है वो कोई ऐसा डिसीजन लिया हो और फिर वो सही हो गया हो?
ऐसा कुछ हुआ? हाँ, कई बार मैंने बिना किसी चीज़ को देखकर जो है सही निर्णय लिया है। एक बार मैं कक्षा में वही पाठ पढ़कर गया जो अध्यापिका ने पढ़ाना था। मेरे सहपाठियों ने वह पाठ नहीं पढ़ा था, जिस वजह से वह प्रश्नों के उत्तर देने में असमर्थ रहे और मैं सारे प्रश्नों के उत्तर दे पाई। ठीक है? तो यहाँ मैंने एग्ज़ाम्पल अपनी कक्षा का ही ले लिया कि अध्यापिका ने जो पाठ पढ़ाना था, मैं अपने अनुभव से वो पाठ जो है वो पढ़ के चला गया और मुझे जो है वो प्रश्नों के उत्तर आते थे और मेरे जो सहपाठी थे उनको नहीं आते थे क्योंकि वह वो पाठ पढ़ के नहीं आए। ठीक है? या आप और भी एग्ज़ाम्पल्स लिख सकते हो कि जैसे अचानक से मुझे लगा बादल गरज रहे थे और मुझे लगा बारिश होगी और मैं छाता लेके चला गया। ठीक है? तो मुझे जो है वो मतलब अनुमान हो गया कि बारिश होगी और बाकी किसी सहपाठी के पास छाता नहीं था तो वो गीले हो गए और मैं जो है वो बच गया। ठीक है? तो इस तरह का कोई भी आप अनुभव जो है इसमें शेयर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, जब ऊँट के स्वामी ने भाइयों पर शंका की तो भाइयों ने बिना गुस्से किए शांति से उत्तर दिया। क्या आपको लगता है कभी किसी को संदेह होने पर हमें भी शांत रहकर उत्तर देना चाहिए? क्या आपने कभी ऐसी स्थिति का सामना किया है? ऐसे में आपने क्या किया? अब यहाँ पर जब ऊँट का जो स्वामी था, घुड़सवार था, उसने भाइयों पर डाउट किया, ठीक है? और भाइयों ने बिना गुस्सा किए शांति से उसको जवाब दिया। तो क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है किसी ने आप पे संदेह किया हो? ठीक है? बहुत बार ऐसा होता है जैसे कि आप कक्षा में अपने मित्रों के साथ पढ़ रहे हैं तो उनकी कभी बोतल खो जाती है, कभी कोई पुस्तक खो जाती है या कभी कोई और चीज़ होती है जो खो जाती है और आप पे कई बार डाउट हो जाता है उनको कि अच्छा तूने तो नहीं रख ली गलती से बैग में, ठीक है? तब उस समय जो है आप पे संदेह किया जाता है तो आपको शांत रहकर उसको जवाब जो है समझाना चाहिए। ठीक है? हाँ, एक बार मेरी कक्षा में मेरे मित्र की बोतल खो गई थी, तब उसने मुझ पर संदेह किया, पर मैंने गुस्सा नहीं दिखाया। मैं शांत रहा और बाद में वह बोतल किसी और की कक्षा में पड़ी मिली। मैंने बिना गुस्सा दिखाए शांति से काम लिया और बात को संभाल ली। ठीक है? राजा ने भाइयों की बुद्धिमानी देखकर बहुत आश्चर्य व्यक्त किया। क्या आपको कभी किसी की सोच या समझ या किसी विशेष कौशल को देख के आश्चर्य हुआ है? क्या आपने कभी किसी से कुछ सीखा है जो आपके लिए बिल्कुल नया और चौंकाने वाला हो? तो राजा ने जब भाइयों की बुद्धिमानी देखी तो वो बहुत आश्चर्यचकित हुआ। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने भी कभी किसी का ऐसा कोई विशेष चीज़ देखी हो या सोच किसी की ऐसी हो या समझ हो जो आपको हैरान कर गई हो और उससे आपने कुछ सीखा हो जो नया और चौंकाने वाला हो? मैंने यहाँ लिखा है, मेरे एक सहपाठी ने बिना किसी की मदद के मेरी फटी हुई पुस्तक को ठीक कर दिया। ठीक है? मैं क्या सोच रहा था कि पुस्तक कैसे ठीक होगी, पुस्तक फट गई थी। तो मेरे सहपाठी ने बिना किसी की मदद से उस पे टेप लगाकर या गम लगाकर या स्टेपल करके उसको जो है ठीक कर दिया। मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ और मैंने ये सीखा कि छोटी-छोटी चीज़ें को खुद सही किया जा सकता है। ठीक है? प्रश्न नंबर 7, लोक कथा में पिता ने अपने बेटों को यह सलाह दी कि वे समझ और ज्ञान जमा करें। क्या आपको कभी किसी बड़े व्यक्ति से ऐसी कोई सलाह मिली है जो आपके जीवन में उपयोगी रही हो? क्या आपने भी अपने अनुभव से किसी को ऐसी सलाह देंगे? तो लोक कथा में जो पिता है उन्होंने अपने तीनों पुत्रों को क्या बोला था कि समझ और ज्ञान को जमा करो। ठीक है? अपनी बुद्धि जो को तीव्र रखो और अपनी दृष्टि को पैनी रखो। तो क्या आपको कहीं पे ऐसा लगा कि किसी बड़े व्यक्ति ने आपको सलाह दी और आपके जीवन में वो उपयोगी रही हो और आप किसी को ऐसी सलाह देना चाहेंगे? मेरे नाना जी ने मुझे सलाह दी थी कि हमेशा सच बोलना चाहिए क्योंकि एक सच को छुपाने के लिए बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं। मैं भी दूसरों को यही सलाह दूंगा कि हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। भाइयों ने अपने ऊपर लगे आरोपों के होते हुए भी सदा सच्चाई का साथ दिया। क्या आपको लगता है कि सदा सच बोलना महत्वपूर्ण है, भले ही स्थिति कठिन क्यों ना हो? क्या आपको किसी समय ऐसा लगा कि आपकी सच्चाई ने आपको समस्याओं से बाहर निकाला हो? तो भाइयों के ऊपर इतने आरोप लगे, चोरी का आरोप लगा, ठीक है? पर उन्होंने सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि लाइफ में हमेशा सच बोलना चाहिए, जैसी भी कठिन परिस्थिति हो,
आपको सच बोलना चाहिए। क्या ऐसा कभी हुआ है जो आपको मतलब ये चीज़ आपको कभी फील हुई है, ऐसा लगा है कि सच्चाई बोलना ज़रूरी है, सच्चाई से ही हम इन समस्याओं का समाधान या इससे बाहर निकल सकते हैं। हाँ, एक बार मैंने गलती से अपनी बहन की पुस्तक को फाड़ दिया था। मैंने डरने की बजाय सच बता दिया। शुरुआत में मुझे डांट पड़ी, लेकिन बाद में सबने मेरी सच्चाई और ईमानदारी की सराहना की। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर ये उत्तर खत्म होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। आज की पहेली। आपने पढ़ा कि तीन बुद्धिमान भाई किस प्रकार अपने अवलोकन से वे बातें भी जान जाते थे जो अन्य लोग नहीं जान पाते। तो किस प्रकार से तीन बुद्धिमान भाई जो हैं वो अपनी ऑब्जर्वेशन से उन बातों को भी जान जाते थे जो दूसरे लोगों को नहीं पता थी। अब आपके सामने कुछ पहेलियां प्रस्तुत हैं, जहां आपको कुछ संकेत दिए जाएंगे और संकेतों के आधार पर आपको उत्तर खोजने हैं। तो यहाँ आपको कुछ संकेत दिए हैं और आपको जो है वो उत्तर खोजने हैं। कौन है ये प्राणी? इसकी लंबी पूंछ होती है जो पेड़ों की शाखाओं के चारों ओर लिपटी रहती है। इसका मुख्य आहार कीट और छोटे जीव होते हैं जिन्हें यह छुपके से पकड़ता है। यह प्राणी अपने परिवेश में घुल मिल जाता है और अपनी रंगत को बदल सकता है। इसके पास तेज आंखें होती हैं जो चारों दिशाओं में देख सकती है। तो सबसे पहला क्या है कि इसकी पूंछ जो है वो लंबी है और पेड़ जो है वो पेड़ों की शाखाओं पे चारों ओर जो है वो लिपटी रहती है, चिपकी रहती है, तो चारों ओर जो है वो रहती है। इसका मुख्य आहार जो ये क्या खाता है? कीट जो है वो जो कीड़े होते हैं वो छोटे जीव को खाता है और चुपके से पकड़ लेता है। और ये परिवेश मतलब वातावरण के हिसाब से घुल मिल जाता है। जो वातावरण का रंग होता है उसको अपने रंगत को बदल लेता है। ठीक है, इसके पास तेज आंखें होती हैं, इसकी आंखें बहुत तेज हैं और चारों दिशाओं में देख भी सकता है। तो बताओ ये प्राणी कौन है? तो इसका सही उत्तर है गिरगिट। अगला है रंगीन डिब्बे। एक मेज पर चार रंगीन डिब्बे बराबर रखे हैं। तो एक मेज पर चार जो है रंग के डब्बे पड़े हुए हैं, लाल, हरा, नीला और पीला। बताइए पीले डिब्बे के बराबर में कौन सा डिब्बा है? यदि लाल डिब्बे के पास लाल डिब्बा नीले डिब्बे के पास है, तो यहाँ पे हम अगर लाल डिब्बा लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लाल डिब्बा लेते हैं तो लाल डिब्बा किसके पास है? नीले डिब्बे के पास। अच्छा, ये हो गया नीला डिब्बा। ठीक है, हरा डिब्बा पीले डिब्बे के पास है? नहीं है। अच्छा, ठीक है, पीला डिब्बा लाल डिब्बे के पास नहीं है। ठीक है, पीला डिब्बा जो है वो लाल डिब्बे के पास नहीं है। हरा डिब्बा लाल डिब्बे के पास है। अब हरा डिब्बा जो है वो यहाँ पर लाल डिब्बे के पास है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है यहाँ पे कि बताइए पीले डिब्बे के बराबर में कौन सा डिब्बा है? तो पीला डिब्बा कहाँ हुआ? पीला डिब्बा लाल डिब्बे के पास तो है नहीं, इसका मतलब पीला डिब्बा कहाँ हुआ? ये। ठीक है, ये हो गया पीला डिब्बा। अब वो कह रहा है पीले डिब्बे के पास आपको बताना है इसके पास कौन सा डिब्बा है। तो हमारे को क्लियरली पता लग रहा है यहाँ पे कि पीले डिब्बे के पास कौन सा डिब्बा है? नीला डिब्बा। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे हम? नीला डिब्बा। ठीक है, तो पीले डिब्बे के पास क्या है? नीला डिब्बा। ठीक है, तो यह था इसका आखिरी प्रश्न। उम्मीद करती हूँ आपको प्रश्न उत्तर और यह अभ्यास समझ आया होगा। अब आपसे जल्दी मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप लाइकिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।